अभी लद्दाख पर बात करी थी, उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि देखिए साहब, बात तो सब ठीक है लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण डेवलपमेंट तो नहीं रोका जा सकता ना, नहीं तो पाकिस्तान और चीन आगे निकल जाएंगे। इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि प्रलय की हालत में न पाकिस्तान, न चीन, न भारत, भाई पूरी पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचना है। तुम कौन सी सीमाओं की बात कर रहे हो? आबादी के बारे में कुछ बताओ तो कहते हैं हमें क्यों बता रहे हो, आपकी बात मुसलमान सुनेंगे क्या? बात यह है कि लद्दाख की भी आप इसलिए बात कर रहे हो सिर्फ क्योंकि वहाँ आंदोलन हो रहा है। उत्तराखंड वालों ने आंदोलन नहीं करा तो आपने कोई बात करी क्या? शिमला की तरफ जाइए, शिमला शहर की हालत देखिए, टूरिस्ट आने कम हो गए, होटलों में पानी नहीं था। कोई टीवी चैनल, कोई अखबार साफ साफ नहीं बात कर रहा है, लोगों को सच्चाई नहीं बता रहा है, न किसी पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो, न कोई अखबार, न कोई मैगजीन। नाम आचार्य जी, अभी भारत की जो स्थिति है लद्दाख को लेकर, उसके बारे में मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। पहले मैं वो सुनाना चाहती हूँ आपको, और फिर उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन भी है। आगे को तुम पछताओगे, तुम कैसे बच पाओगे? सिर पे ही जब तुम वार करोगे, पूरे देह का कैसे संचार करोगे? मस्तक को ही जब ध्वस्त करोगे, खून की नदियों से त्रस्त रहोगे, ऐसा कि तैर न पाओगे। इससे रिलेटेड मेरा प्रश्न ये है कि भारत की मतलब ऐसी परिस्थितियां देखकर मैं बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती हूँ आचार्य जी, और अपने विचारों में खो जाती हूँ। बिल्कुल पढ़ाई वगैरह में मन नहीं लगता। तो आप ज़्यादा इन चीज़ों को देख पा रहे हैं, इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न उसी से है, और मैं जो हूँ उससे बिल्कुल खो जाती हूँ विचारों में। तो मैं ऐसी कौन सी गलती कर रही हूँ, और आप ऐसा क्या अलग करते हो जिससे आप अपना काम कर रहे हैं, मतलब पर मैं नहीं कर पाती? तो क्या करें और क्या करें? तो मेरा प्रश्न ये है आपसे कि आप ऐसा क्या अलग करते हो? नहीं, मैं कुछ अलग नहीं करता, मैं वही करता हूँ जो करा जा सकता है। आग लगी है तो उसमें पानी डालने के अलावा और क्या करें, या विचारों में खो जाएं? पर मैं बिल्कुल ऐसे मैं नहीं वो कर पाती। तो ठीक है, हम पानी डालते रहेंगे, आप कविता सुनाना हमें। अरे आग लगी है तो क्या करें, जो हम कर सकते हैं वो करते हैं, जितना अपने बूते में है उससे 10% ज्यादा इंसान और क्या करे, वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और जितना करते जाओ उससे करने की सामर्थ्य और बढ़ती है, कर करके ही बूता बढ़ेगा। एक्शन इज द एंटीडोट टू डिस्पेयर। हालत जितनी खराब होगी, कर्म उतना और सघन प्रगाढ़ करना पड़ेगा, और क्या करें। रोना भी एक तरह से दुख के प्रति घात है। दुख के साथ भी आपने अन्याय करा है, नाइंसाफी करी है। अगर आप रो रहे हो बैठ के, दुख है तो रोएं या समाधान करें। और समाधान जब करोगे तो रोना तो भूलोगे। तो कोई बिल्कुल ही कह सकता है इनको दुख नहीं है, एकदम दुख है, तभी रो नहीं रहे। दुख कम होता है तो आदमी रोने बैठ जाता है। दुख जब तीव्र होता है तो आदमी कहता है रोना भी द्रोह हो गया। स्थिति अभी ऐसी है कि रोना का भी मौका, फुर्सत, अवसर होना नहीं चाहिए। हालत खराब है, कोई बैठा आंसू बहा रहा है, मैं पूछूंगा तुम्हें टाइम कहां से मिला, तुझे रोने का वक्त कैसे मिला? यह भी कालद्रोह है। काल धर्म कह रहा है कि बन जा अर्जुन, और अपनी ओर से जो कर सकता है कर। अब उसमें जिएगा कि मरेगा, हारेगा, जो भी होगा देखा जाएगा। अर्जुन क्या कर रहा है? वो बैठ के रो रहा है, हाय हाय। तो ऐसे अर्जुन को शाबाशी दे। मैं कविताएं लिखा करता था, खूब लिखता था 21 की उम्र तक।
21 के बाद मेरा कविता लिखना छूट गया। फिर मैं 4 साल में 5 साल में एक लिखता था। मैंने कहा ये बात कहने की है नहीं, करके दिखाने की है। ये तो कब तक मैं अपना क्षोभ ही व्यक्त करता रहूं? अगर वो सब कुछ जिसके प्रति क्षोभ है वो इंसान से आ रहा है तो इसको इंसान के भीतर समाप्त करना पड़ेगा ना। तो युद्धस्व, आंसू बहाने से लड़ाइयां नहीं जीती जाती। आप बिल्कुल कह सकते हो कि अरे हालत बहुत खराब है, हालत बहुत खराब है। हालत ठीक करो, और हालत ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सारी हालात खराब होते हैं खराब आदमी से। हम खराब आदमी को ही अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं से सब कुछ ठीक होना है। या तो कविता कहते रहो या अपनी कविता बन जाओ, जीवन को काव्य बना लो। कविता से कोई समस्या नहीं, ये ना करना कि कविता लिखना छोड़ दिया। अच्छी बात है, लिखो और लिखो, पर बता रहा हूं कि कविता के आगे भी कुछ होता है। छंद के आगे द्वंद्व होता है। तो द्वंद्व में उतरना पड़ता है। समझो इस बात को। इस समय पर सारी समस्या ये है कि लोगों के पास न तथ्य है न सत्य है। एक जमाना रहा होगा राजशाही का, जब समस्या ये थी कि सैनिकों के द्वारा लोगों को कुचला जाता था। अभी वो बात नहीं है। अभी लोग कुचले जाते हैं पूंजी की ताकत के द्वारा, दुष्प्रचार की ताकत के द्वारा, जो स्क्रीन के माध्यम से होता है, विकृत धर्म की ताकत के द्वारा, लालच की ताकत के द्वारा। और ये सारे काम सूक्ष्मता से होते हैं। अगर आज हालत ये होती कि लड़ाई तो चल रही है पर लोगों के पास बम बंदूक नहीं है, तो हम बम बंदूक का काम करते, जरूर करते। पर आज अच्छाई हारी हुई है, बम बंदूक से थोड़ी हारी हुई है। वो तथ्य और सत्य के अभाव से हारी है। उसके पास कमी ना बम की है ना बंदूक की, उसके पास कमी है तथ्य की और सत्य की। तो वही काम कर रहे हैं रोज। भारत को गीता पता होती तो जिस लद्दाख की आप समस्या की बात कर रहे हो वो होती क्या? और गीता नहीं भी पता थी, अगर जलवायु परिवर्तन का और इकोलॉजी का, खासकर जो लद्दाख की पूरी इकोलॉजी है, उसका तथ्य पता हो भारत के लोगों को, तो लद्दाख में जो हो रहा है वो होने दिया जाएगा क्या? हम कुछ नहीं जानते। हम ना तो ये जानते हैं कि ग्लेशियर क्या होता है और क्लाइमेट चेंज क्या होता है, और ना हम ये जानते हैं कि हम जो काम करते हैं और जो नीतियां बनाते हैं और जो वोट डालते हैं वो हमारे भीतर के किस केंद्र से आता है निर्णय। हम कुछ भी नहीं जानते। भारत में बहुत लोगों को तो पूछो लद्दाख है कहां, वो बता ना पाए ठीक से। उन्हें नहीं पता होगा। न तो हम शिक्षित हैं, और जैसे शिक्षा नहीं हमारे पास वैसे ही विद्या भी नहीं हमारे पास। शिक्षा माने बाहर की चीजें। न तो हम लद्दाख के बारे में कुछ जानते हैं, ना हमारे पास विद्या है, ना अपने बारे में कुछ जानते हैं। तो नतीजा वो होता है जो आप देख रहे हो। बहुत लोगों को तो ये भी ना ठीक से पता हो कि गंगा यमुना का और ग्लेशियर का रिश्ता क्या होता है। वो गंगोत्री गंगोत्री बोलते हैं, उन्हें लगता है गंगोत्री कुछ ऐसा है कि वहां पे कुछ पानी भरा हुआ है, वहां से गंगा निकल पड़ती है। उन्हें पता भी ना हो कि ये ग्लेशियर है गंगोत्री। और लद्दाख को ऐसे भी समझा जा सकता है कि एक बहुत अति विशाल, दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर, ऐसे समझ सकते हो।
ये समझ में ज्यादातर लोगों ने नहीं इतनी शिक्षा ली है, वो कुछ नहीं जानते। किसी से पूछो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, वो जानेगा क्या? न्यूटन का नाम लो तो क्या देगा, अच्छा वो जो सेब गिरा था। उन्हें पता ही नहीं होगा कि न्यूटन के नाम के साथ रेडिएशन भी कोई चीज जो, अच्छा ये क्या होता है, क्या होता है। अच्छा जा रहे हैं क्या कहीं लेह लद्दाख जा रहे हैं, लेह लद्दाख क्या होता है, ये क्या है? ये तो ऐसा ही है जैसे कोई बोले कि हम लखनऊ यूपी जा रहे हैं, कहां जा रहे हो? ये तो वैसे ही जैसे कई लोगों को लगता है कि गोवा एक शहर का नाम है, तो पूछो कहां, वो बोलते हैं गोवा में। अरे गोवा में कहां पे? उनको समझ में ही नहीं आता। तो तुम चले गए वहां पे टूरिज्म करने, और तुमको पता है कि वो जो तुम्हारे टायर के जरा जरा से टुकड़े होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स, वो किस रंग के होते हैं? काले रंग के। और काला रंग क्या करता है? हीट एब्जॉर्ब करता है। और जब वो हीट एब्जॉर्ब करता है सफेद बर्फ पे पड़ के, तो क्या करेगा? वो बर्फ में और अंदर घुस जाता है, अपने आसपास की बर्फ को पिघला के वो अंदर घुसता चला जाता है। और जितना वो अंदर घुसता जाता है उतना वो हीट रेज को अंदर आने की जगह देता जाता है। और आप कह रहे हो हमें डेवलपमेंट करना है वहां पर। डेवलपमेंट के नाम पे आप जो भी करोगे उसमें आप वहां की बर्फ का क्या कर रहे हो? और जो हो चुका है वहां वो भी आपको आंकड़े पता नहीं। बर्फ जब पिघलती है ना तो ऐसा नहीं होता कि सबसे पहले सूखा पड़ता है, पहले बाढ़ आती है। जितना आपने विकास करा होगा बाढ़ सब बहा ले जाती है, खासकर जहां बर्फ ही बर्फ हो वहां जब वो पिघलेगी तो सोचो क्या होगा। और उसके बाद सूखा पड़ेगा फिर, क्योंकि पानी जितना था, और वो जो बहता हुआ पानी है वही कहां पहुंचेगा अंत में? समुद्र में। और जब समुद्र में पहुंचता है तो क्या करेगा? तो सिर्फ लद्दाख ही नहीं मरेगा, साथ में बंबई मरेगा। पर यह बात हमारी शिक्षा में शामिल ही नहीं है, और ना हमें यह पता है कि हम अपना जीवन स्तर बेहतर करने के लिए, अपने आप को उन्नत कहलाने के लिए, विकसित कहलाने के लिए, डेवलप्ड कहलाने के लिए क्या कर रहे हैं। लोगों के अभी लद्दाख पर बात करी थी, उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि देखिए साहब बात तो सब ठीक है लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण डेवलपमेंट तो नहीं रोका जा सकता ना, नहीं तो पाकिस्तान और चीन आगे निकल जाएंगे। ये कौन से लोग हैं, ये कितने अनपढ़ लोग हैं, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि प्रलय की हालत में न पाकिस्तान, न चीन, न भारत, भाई पूरी पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचना है। तुम कौन सी सीमाओं की बात कर रहे हो? इन्हें नहीं समझ में आ रहा, ये अशिक्षित लोग हैं। ये ऐसी सी बात है जैसे घर में आग लगी हुई हो और घर में दो चार भाई हैं, वो लड़ रहे हैं कि ये सब जो है नोट पड़ा हुआ है ये किसके हाथ लगेगा। वो एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं कि ये नोट कौन उठाएगा। और आग बढ़ती जा रही है, घेरती जा रही है, बढ़ती घेरती जा रही है। थोड़ी देर में क्या देखा, ये चारों भाई भी जल गए और वो नोट भी जल गए। कुछ नहीं बचना है, नहीं समझ में आ रही बात। और मूर्खता की हद ये है कि इनको बताओ तो कहते हैं हमें मत बताओ, यही बात जाके चीन को बताओ ना। आबादी के बारे में कुछ बताओ तो कहते हैं हमें क्यों बता रहे हो, आपकी बात मुसलमान सुनेंगे क्या? ये वॉट अबाउटरी कहलाती है। क्या वॉट अबाउटरी? कि कुछ बताओ तो कहेंगे व्हाट अबाउट चाइना, व्हाट अबाउट मुस्लिम्स, वॉट अबाउटरी। उसका क्या? उनके उनके शब्दों में ही, वाक्यों में ये होता है। नहीं, पर जो उधर हो रहा है उसका क्या। ये जहां कहीं भी उसका क्या या वॉट अबाउट पढ़ो, जान लो कि ये आदमी अनपढ़ है, कुछ नहीं समझ रहा। और उसको सिर्फ गाली देने से कुछ नहीं होगा, उसको पढ़ाना पड़ेगा। तो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्शन इज द एंटीडोट टू डिस्पेयर। जो अशिक्षित है उसको बस बार बार ताना मारोगे कि तू अशिक्षित है तो क्या मिलेगा? उसको पढ़ाओ, बताओ, और दोनों दिशाओं का ज्ञान दो, संसार का भी और स्वयं का भी, ताकि उसको पता चले कि
अपनी छोटी छोटी कामना की पूर्ति के लिए वो दुनिया का कितना बड़ा नुकसान कर रहा है, और दुनिया माने अपना भी। अभी तो बात यह है कि लद्दाख की भी आप इसलिए बात कर रहे हो सिर्फ क्योंकि वहां आंदोलन हो रहा है। उत्तराखंड वालों ने आंदोलन नहीं करा तो आपने कोई बात करी क्या? विनाश तो जबरदस्त उत्तराखंड में भी हुआ है, पर वहां कोई आंदोलन नहीं खड़ा हुआ तो हमने कुछ करा भी नहीं। एक पूरा शहर ही गायब हो गया नक्शे से, जोशीमठ। आपने तब बात करी क्या? नहीं। आपकी वीडियोस देख के ही मुझे उतना डीप में वहाँ के बारे में पता भी चला। शिमला की तरफ जाइए, शिमला शहर की हालत देखिए। पहाड़ जहां पे बरसात सबसे ज्यादा होती है, शिमला में अभी साल 2 साल पहले का तो था कि वहां कार धोने पे मनाही कर दी गई थी, पीने को पानी नहीं था। टूरिस्ट आने कम हो गए, होटलों में पानी नहीं था। पहाड़ों में पानी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जहां से सब नदियां चलती हैं वहां पानी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है ना। पेनी वाइज पाउंड फूलिश, ऐसे हम हैं। कोई टीवी चैनल, कोई अखबार साफ साफ नहीं बात कर रहा है, लोगों को सच्चाई नहीं बता रहा है। हमारी हालत जानते हो बेटा कैसी है? जैसे कोई हाई ग्रेड कैंसर की 3rd स्टेज में हो, और ये बात बताई नहीं जा रही है न मरीज को न मरीज के घर वालों को। अगर 4 स्टेजेस होती हैं कैंसर की, तो आज हम 3री स्टेज में आ चुके हैं। अभी भी उपचार लगभग असंभव हो चुका है। निश्चित हो चुका है कि प्रलय है, महाविनाश है, आने वाले कुछ दशकों के भीतर ही है, पर फिर भी शायद 2-4% संभावना बची है। बस कुछ साल और बीतेंगे और हम कैंसर की आखिरी स्टेज में आ जाएंगे, और फिर आप कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ कर ही नहीं सकते। कोई नहीं इसकी बात कर रहा, न किसी पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो, न कोई अखबार, न कोई मैगजीन। होती है बात, ऐसी खाना पूर्ति कर ली जाती है थोड़ी बहुत। ये मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, इतनी बड़ी चुनौती कि मानवता को ही समाप्त कर देगी। ये इसे चुनौती भी नहीं बोल सकते, ये कैंसर है, 3rd स्टेज कैंसर। मेरे पिताजी का देहावसान हुआ पिछले साल, 1 साल अभी पूरा हुआ है। उनको फेफड़ों में एक सुपर बग लगा था, और जो सुपर बग था उसका नाम ND से शुरू होता है। ND माने जानते हो क्या होता है? न्यू दिल्ली। वह ऐसा बैक्टीरिया था जो सिर्फ न्यू दिल्ली की आबो हवा में पैदा हो सकता है। वो सुपर बग है, उस पर कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती, इसीलिए उनकी मौत हुई। वो ND, समझो बात को। दुनिया में किसी देश में उतनी खराब जलवायु नहीं है जितनी भारत में है, और भारत में कहीं भी उतनी खराब नहीं जितनी दिल्ली में है। इस हद तक कि एक विषाणु है जो सिर्फ दिल्ली की हवा में हो सकता है। गूगल करके उसका नाम खोज लीजिएगा, और सुपर बग है। वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है, उस पर कुछ नहीं काम करता। महीने भर वेंटिलेटर पे रहे, 15 दिन बाद तो उसका कल्चर वगैरह करके पता चल पाया कि एग्जैक्टली कौन सा बैक्टीरियम है। फिर उसका इलाज किया, सब करा, लेकिन करते 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 आप में से ज्यादातर दिल्ली के ही लोग हैं, आप हर दिन अपनी उम्र के कुछ घंटे गंवा रहे हैं। जब तक आप अपनी उम्र पूरी करेंगे आप 15 साल खो चुके होंगे। जिसको 70 जीना था वो 55 में मरने वाला है। ऐसा थोड़ी कि अचानक से वो 15 साल कम हो गए आपकी उम्र से, वो रोज कम हो रहे हैं। एक दिन जी रहे हो तो उसमें से कुछ घंटे कम होते जा रहे हैं तुम्हारी उम्र से। दुनिया के किसी भी देश में वो बैक्टीरिया हो ही नहीं सकता। भारत में भी और कहीं नहीं हो सकता, सिर्फ न्यू दिल्ली में हो सकता है, क्योंकि उसको एक खास तरह की हवा और जबरदस्त पॉल्यूशन चाहिए।
उतने पॉल्यूशन के बिना वो मर जाता है। और हम देश के हर शहर को न्यू दिल्ली बनाना चाहते हैं। मेरे लिए, अपने लिए यहां रुकना मुश्किल है। मेरी अपनी जो इम्यूनिटी है वो ओवर रिएक्टिव है। उसमें इस तरह की जब हवा जाती है और यहाँ जिस तरह का मौसम है, एक्सट्रीम्स में वो जाता है, मैं बहुत जल्दी जल्दी बॉडी उसको रिएक्ट करती है। जीना मुश्किल होने वाला है सबका। बस कुछ पे असर आज ही पड़ जाएगा, कुछ पे 4 साल बाद पड़ेगा। जब तक आपको पता चलेगा कि ये असर इर्रिवर्सिबल है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। किसी का कत्ल कर दो तो लगता है मर्डर हो गया, पर किसी की उम्र से 15 साल छीन लिए तो लगता है नेचुरल डेथ मरा है। वो नेचुरल डेथ है। दिल्ली में आज कोई भी नेचुरल डेथ नहीं मर रहा है, सबका मर्डर हो रहा है। और मर्डरर है हमारी इग्नोरेंस और डेवलपमेंट की हमारी झूठी अवधारणा। एक आदमी की जिंदगी से आप 10-15 साल छीन रहे हो, ये कत्ल कैसे नहीं है? जिसको 70 जीना था 55 में मार दिया, ये मर्डर नहीं था क्या? लेकिन हमें नहीं समझ में आ रही ये बात। भारत से बाहर जो लोग चले जाते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो पैसे में ही लौट रहे हो सकता है उन्हें कोई बहुत साधारण बाहर काम में लाओ, टैक्सी चलाने जैसा, वो फिर भी लेकिन भारत नहीं लौटना चाहते। एक वजह मजबूरी की भी है। यहां सांस नहीं ली जाती, यहां का पानी गंदा है, टॉक्सिक है, लेड मरकरी सब मिले हुए हैं पानी में। यहां की दीवारें हैं, उसमें आपको ये सब दिखाई, चलो यहां तो ठीक है, ये साउंड प्रूफिंग के लिए कराए, आप बाहर जाओगे वहां भी टाइल्स लगवानी पड़ी है। जानते हो क्यों? पानी इतना खराब है, वो ईंट सीमेंट पेंट सब खा जाता है। तो ऐसे दीवार पर जो जमीन पर टाइल्स लगनी चाहिए वो दीवारों पे लगवाओ, और वो पानी है वही जा रहा है भीतर। आप समझ रहे हो केमिकल्स आपके साथ क्या कर रहे हैं भीतर? जो हमारे यहां सब्जियां उग रही हैं, वो सब्जियां मैल नरिश्ड हैं। इंसान के साथ हमने ये टर्म यूज करी है ना, मैल नरिशमेंट। हमारी सब्जियां मैल नरिश्ड है, हमारा गेहूं, हमारा चावल मैल नरिश्ड है। उसके भीतर जो मिनरल्स और विटामिन्स होते थे वो नहीं है अब, बस उसका आकार बढ़ गया, उसके भीतर कुछ नहीं है। और भारत में ज्यादा हो रहा है। इन्हीं सब चीजों की सामूहिक अभिव्यक्ति लद्दाख के प्रति जो हमारा रुख है उसमें झलकती है। ना हम कुछ जानते हैं, ना हमें कुछ जानना है। धीरे धीरे हम अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे कहां यार, बहुत तेजी से हम लुढ़क कर रहे हैं। मूविंग विथ एक्सिलरेशन। ये शायद अभी जो मार्च बीता है, ये भी पिछले कई सालों में सबसे गर्म मार्च था। अभी 25 अप्रैल से लेकर के जून तक बहुत जबरदस्त हीट वेव, हाँ, लू का अंदेशा है। जान बचाइएगा। ये जो सत्र होते हैं रविवार वाले 5 बजे वाले, इसको भी करेंगे 6-7 बजे का, वरना आपको घर से निकलना पड़ेगा 3 बजे यहां आने के लिए। पता चला कि सत्र की शुरुआत मौन से करनी पड़ रही है कि वो जो कुछ कुर्सियां खाली दिख रही हैं। हम नाजुक लोग हैं, समझो बात को। हम एक बहुत छोटे सी टेम्परेचर रेंज में सरवाइव कर सकते हैं। हम जितनी भी ये एलिमेंट्स हैं, ये जो पंचभूत एलिमेंट्स, हाँ, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, इकोलॉजिकल कंडीशंस, हम इनकी एक बहुत नैरो रेंज में सरवाइव कर सकते हैं। मैन इज एक्सट्रीमली डेलिकेट, मैन एंड द एंटायर इकोलॉजी। वो रेंज जैसे ही डिस्टर्ब होगी हम बचने नहीं वाले हैं बाबा।
कितनी दूर तक ये बात जाती है आप समझ ही नहीं रहे हो। बर्फ पिघलेगी तो क्या बनेगी? पानी बनेगी। ठीक है, बर्फ ज्यादा से ज्यादा कहां पर है? पोल्स पर है, नीचे अंटार्कटिक, ऊपर पानी जो है वो नीचे की ओर आएगा, पानी नीचे की ओर आएगा, सागर की ओर आएगा। अर्थ जब रोटेट करती है ना ऐसे, जैसे ही उसमें उसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा, उसके रोटेशन की स्पीड कम हो जाएगी, हो चुकी है। पृथ्वी जैसे घूम रही है उसके घूमने की गति कम हो जानी है, क्योंकि पानी ऊपर था, कोई चीज ऊपर बैठी हुई है। एंगुलर वेलोसिटी जानते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जानते हो। कोई चीज घूम रही हो ऐसे, घूमते घूमते उसका रेडियस बढ़ जाए तो क्या होता है? क्या होता है? उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है। जो पानी जब ऊपर था, पोल पर था, तो उसका रेडियस कितना था? एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका रेडियस कितना था? 0। ये पृथ्वी की धुरी है, यहां पोल पर कोई चीज थी तो रेडियस कितना हो गया? बहुत कम, थोड़ा सा। अब इक्वेटर पर आ गया वही पानी बह करके, तो अब रेडियस कितना हो गया? तो वेलोसिटी क्या होगी? जब वेलोसिटी कम होगी उसके प्रभाव आपने सोचे हैं? पृथ्वी जब रोटेट करती है, उसी रोटेशन से ही आपकी ट्रेड विंड्स चलती हैं, उसी से वेस्टर्लीज चलती हैं। जितना भी आपके ये विंड सिस्टम्स होते हैं वो सब पृथ्वी के रोटेशन पे डिपेंड करते हैं। पृथ्वी के रोटेशन पर और जो हीटिंग होती है, डिफरेंशियल हीटिंग लैंड की और सी की, इसी से जो मॉनसून का सिस्टम है वो भी चलता है। ये सबका सब अव्यवस्थित हो जाना है। भूल जाओ कि तुमको फिर जून जुलाई अगस्त में बरसात देखने को मिलने वाली है, तुम कर लेना विकास। हवाएं क्यों चलती हैं? कभी सोचा है हवा क्यों चलती है? मॉनसून सिर्फ एक हवा है। जिसको आप कहते हो ना भारत में बारिश हो रही है, वो सिर्फ हवा है। कौन सी हवा है? नम हवा है, मॉइस्ट हवा है, जो सागर से ऊपर से उठ करके लैंड के ऊपर आ जाती है और फिर हिमालय से टकरा के बारिश कर देती है। वो सिर्फ हवा है। हवा बहती ही क्यों है? कोई भी चीज बहेगी तो बहने के लिए उसको क्या चाहिए? एनर्जी। वो एनर्जी कहां से मिलती है उसको? सूरज से मिलती है। पृथ्वी पे कोई भी चीज अगर एनर्जी से चल रही है तो एनर्जी कहां से आएगी? सूरज से ही आएगी। अगर वो एनर्जी ज्यादा ट्रैप हो रही है तो वो जो चीज चल रही है उसकी भी एनर्जी बिगड़ गई ना। जितनी एनर्जी थी उससे कम होगी, ज्यादा होगी। और एक नैरो रेंज में जब तक है तभी वो एक सिस्टम को चलाए रख सकता है। और रेंज से अंदर इधर बढ़ गया, कम हो गया, कुछ हो गया, सब खराब। हाई बीपी हो जाए, लो बीपी हो जाए, आप तो बीमारी हो गए ना। पर आम आदमी को ये सब पता नहीं है। कौन बताएगा? कौन बताएगा? अभी लड़ाई चल रही है ना मिडिल ईस्ट में। अब उसमें जरा सी आबादी है गजा की, और उसमें ये हो रहा है कि इनके रेफ्यूजीज को क्या करें। उधर इजिप्ट मना कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस इसराइल पे प्रेशर बना रहा है। और ये तब जब महज कुछ लाख लोग हैं वहां पर। क्लाइमेट क्राइसिस का सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है उन इलाकों पर जिनमें आबादी सबसे घनी है। और घनी आबादी में भी दो वर्ग हैं जिन पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, एक गरीब और दूसरा महिलाएं। और इन दोनों से ज्यादा असर किसी पे पड़ना है तो वो जो सबसे गरीब है इस पृथ्वी के, कौन? बेचारे जीव जंतु। वो महागरीब हैं, वो तो कहीं के नहीं रहेंगे, वो सड़क से चिपक चिपक के मरेंगे। सबसे कम असर किस पे पड़ना है? जो सबसे अमीर है। और ये जो अमीर हैं यही मीडिया का नैरेटिव तय करते हैं, यही पॉलिटिक्स तय करते हैं, यही आपका वोट तय करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि आपका ओपिनियन आपका है? नहीं, वो किसी अमीर ने अपने पैसे के द्वारा बनवाया है आपको एक नैरेटिव बार बार सुना के। जो लोग कहते हैं ना हम ऐसा सोचते हैं, तुम कुछ नहीं सोचते, तुम्हें सुचवाया गया है। किसी ने अपने पैसे से तुम्हें सोचने पे मजबूर करा है। एक ही बात तुमको बार बार दिखाई जाएगी, तुम सोचने लग जाते हो। कोई कुछ बोले कि ऐसा है, उससे पूछो तुम्हें कैसे पता।
थोड़ा याद करो, तुम्हें कैसे पता, तुम्हें किसने बताई ये सारी बात? वो कहेगा ये बात मैंने टीवी पे सुनी। टीवी किसका है? जिसका टीवी है ना, उसने तुम्हें ये बात ठूस ठूस के तुम्हारे मन में भरी है। वो बात तुम्हारी अपनी नहीं है। दुनिया का पता नहीं 60 है 80% है एमिशंस, वो 37 इकाइयों द्वारा किया जा रहा है सिर्फ। असर पड़ना है गरीबों पर, और जबकि ये करतूत है अमीरों की। असर पड़ना है गरीब, असर छोटी बात है, असर से तो ऐसा लगता है खुजली हो गई, मौत हो गई, ये वाला असर। और मौत भी एक दिन में नहीं होगी, तिल तिल के मरना है। और काम कराया ये अमीरों ने। वो अमीर जो सत्ता को कठपुतली की तरह नचाते हैं, मीडिया को कठपुतली की तरह नचाते हैं। अमीर खुद कभी सत्ताधारी नहीं बनता, बस वो सत्ता को नचाता है। अमीर कभी खुद आकर के नहीं बोलेगा मैं ऐसा बोल रहा हूं, बस वो मीडिया खरीद लेता है, वो पॉलिसी मेकर्स सब खरीद लेता है। करतूत उसकी है, भुगतोगे आप, भुगत रहे हो। जो कर सकते हो करो, रो मत। जी नमस्ते जी। जी मेरा नमस्ते। नाम प्रफुल्ल कुमार साहू है। मैं उड़ीसा से हूँ। मैं आचार्य जी को पहले 1 साल से सुन रहा था यूट्यूब पर। अभी 1 महीने पहले मैं गीता सप्ताह से जुड़ा हूँ। मुझे तो पहले ये हिंदी बोलने का दिक्कत है। जे मैं उड़ीसा से हूँ, इसीलिए मैं हिंदी नहीं बोल पा रहा हूँ। जो आज मुझे शिक्षा मिली है वो ये है कि साथ में बोल दूंगा। ये है कि मनुष्य का अहम बुद्धि जो है, हमको लगता है कि अहम बुद्धि सब सब कुछ करता है, लेकिन एक्चुअली में वो हमारा शरीर ही सब कुछ करता है। मुझे आज के सत्र में यही सीखने को मिल रहा है। और मैं एक उड़ीसा गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। जैसे कि मैं कबीर के दोहा जो है उससे बोलना चाहूँगा। माया माया सबके, माया ना जाने कोई, जो मन से ना उतरे, माया कैसी कहे सो। धन्यवाद। जी धन्यवाद धन्यवाद। इतनी अच्छी आपने हिंदी बोली। परेशान ना हो। जी नहीं, मुझे बात भी हिंदी हिंदी तो दिक्कत है, जी, ऐसे बोल देता हूँ।